एआई बायस अब सबको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एआई बायस के साथ समस्या ये है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उसे यह और परपिचुएट कर सकता है। एआई मॉडल का इस्तेमाल कीजिए और एआई मॉडल दरअसल आपको खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। आप देखेंगे अगर आप उसे बताएंगे कि आपका झुकाव किस तरफ है तो वह अपने उत्तरों को उस बायस के हिसाब से, इसको हम वैलिडेशन बायस कहते हैं। तो अगर आप एआई डेवलपर हैं या यूजर हैं, दोनों ही स्थिति में आपको इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सेज में बायसेस की संभावना है और पश्चिम में ये बार बार देखा गया। एआई के आधार पर चुने गए जो रिज्यूम्स थे, एआई के आधार पर जो बायोडाटास को चुना गया इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए, वो अनरिप्रेजेंटेटिव थे। उसमें उन्होंने देखा कि व्हाइट लोगों को ज्यादा कॉल जा रही थी बराबर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद बनिस्बत ब्लैक लोगों के। तो एआई वहां पर गलतियां कर सकता है। वो धार्मिक नामों के आधार पर चुन सकता है, क्षेत्रीय नामों के आधार पर चुन सकता है या सरनेम के आधार पर ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। तो यह एल्गोरिथम बायस है। ये कॉन्शियस भी हो सकता है और कई बार ये अनकॉन्शियस भी हो सकता है। जिस मॉडल से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बायस को निकालेगा, वह मॉडल में ही बायस निहित है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। एआई बायस अब एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत सारे फैसले ले रहा है या फैसलों को प्रभावित कर रहा है। किसके पास कॉल जाएगी हायरिंग के लिए, किसके पास नहीं, हेल्थ केयर, कहां पर ऑपरेशन किया जाना है, क्या डायग्नोसिस किया जाएगा, या इवन क्रिमिनल जस्टिस, इनफैक्ट तमाम सेक्टर्स में अब एआई का इस्तेमाल होता है। इसलिए एआई बायस अब सबको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एआई बायस के साथ समस्या ये है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उसे यह और परपिचुएट कर सकता है। इसलिए जब हम एआई के मॉडल बना रहे होते हैं तो इस बात की बहुत बड़ी जरूरत होती है कि इसमें बायसेस को दूर किया जाए। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एआई बायस है क्या वास्तव में एआई बायस होता भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एआई बायस हम कहते किसे हैं। एआई बायस का मतलब है कि सिस्टमिक तरीके से जो अनफेयर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है वह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आउटपुट में दिखाई देने लगता है, तब हम उस सिस्टम को एआई बायस कहते हैं। ये कहां से आता है? ये बायस्ड डेटा से आता है, या एल्गोरिथम से आता है, या फिर एजम्पशन से आता है, जो पूर्व धारणाएं मान ली जाती हैं उससे आता है। जरा सोच कर देखिए कि अगर एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो वो प्रोफाइलिंग करते समय किसे रोकेगा ये मानते हुए कि इसके अपराधी होने की संभावना है, किसे नहीं रोकेगा। ये एक बायस से तय हो सकता है। या फिर एक स्त्री और पुरुष चल रहे हैं तो किसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, अगर ये कोई फैसला एआई ले रहा है तो ये एआई बायस से हो सकता है। एआई सिस्टम कुल मिलाकर जो मानव समाज है उसमें जो बायसेस होते हैं, उसमें जो जिस किस्म के पूर्वग्रह होते हैं, उन्हीं को एम्पलीफाई कर सकता है। ये एआई बायस है। अगर सोचकर देखिए कि बायसेस जो हैं वो इस बात से निकल कर आ सकते हैं कि जो डेटा दिया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस को, उसमें, या फिर जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें, या फिर जो कुल मिलाकर सिस्टम अवेलेबल है कंटेंट का उसमें, कुल मिलाकर इन तमाम जगहों पर एआई बायस हो सकता है। या कभी कभी एल्गोरिथम डिजाइन में बायस हो सकता है। जो प्रोग्राम लिखा गया इस डेटा से डिसीजन मेकिंग के लिए चीजें निकालने के लिए, उसमें बायस हो सकता है, ट्रेनिंग डेटा में हो सकता है, या फिर वास्तविक जो जीवन है उसमें इसका प्रभाव और बढ़ सकता है। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एआई बायस का मामला एक हवाई चीज नहीं है, क्यों एआई बायस एक मजाक की चीज नहीं है, क्यों एआई बायस आम जिंदगियों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एआई बायस के उदाहरणों से। हिस्टोरिकल बायस पहला बायस है जो एआई में दिखाई दे सकता है। हिस्टोरिकल बायस का मतलब यह है कि जो डेटा आया उसमें अगर गैर बराबरी थी, जो डेटा लिया गया अगर वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं था, उस डेटा में ही बायस निहित था, क्योंकि समाज में बायस है, तब यह बायस आपके रिस्पॉन्सेज में, यानी एआई के रिस्पॉन्सेज में आ सकता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो इसी डेटा से सीखता है। यानी कि जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वह जाति का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वह नस्ल का, रेस का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो, या रीजनैलिटीज का डिस्क्रिमिनेशन हो, या नेशनैलिटीज का डिस्क्रिमिनेशन हो, वह सब का सब आ सकता है। इसको बहुत आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। एक स्टडी जो है, रिसेंट स्टडी है, जो ये बताती है कि इंडियन डेटाबेस, यानी कि जैसे BHED कहा जाता है, इंडियन बायस इवैल्यूएशन डेटाबेस, उसके स्टडी से पता लगा कि
कास्ट और कल्चरल स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो एलएलएम में निहित हैं। चैट जीपीटी 2 में थे, 3.5 में थे, सिस्टमेटिकली हैं। आप इस स्टडी को देख सकते हैं, बल्कि हम लोग इसको आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पूरी स्टडी को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये भारतीय डेटाबेस की बात कर रहे हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि नहीं जी, विदेशी डेटाबेस जो है वो रेस को लेकर, नस्ल को लेकर हो सकता है बायस रखता हो, और उसमें कास्ट कहां से आ गई। जो भारतीय डेटाबेस है उसमें कास्ट को लेकर और कल्चरल आइडेंटिटीज को लेकर ये बायस अफेक्ट हुआ है। तो हिस्टोरिकल बायस एक चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साफ साफ पाया जा सकता है। लेकिन केवल वही नहीं है, एक और इंटरेस्टिंग बायस है। कभी चैट जीपीटी का या किसी अन्य एआई मॉडल का इस्तेमाल कीजिए और एआई मॉडल दरअसल आपको खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। आप देखेंगे अगर आप उसे बताएंगे कि आपका झुकाव किस तरफ है, तो वह अपने उत्तरों को उस बायस के हिसाब से, इसको हम वैलिडेशन बायस कहते हैं। एआई चाहता है कि जो आप मानते हैं उसके प्रति स्वीकृति वाले उत्तर आपको ज्यादा दे। इसे वैलिडेशन बायस कहा जाता है, जो तमाम एलएलएम में दिखाई देता है, जीपीटी में दिखाई देता है। उसमें एक टेंडेंसी है कि वह आपको प्रसन्न कर दे। पहले आपने कहा, एक तरह का सवाल पूछा और उस सवाल से अनुमान लग गया कि आपको किस किस्म का उत्तर चाहिए, तो वह अपने रिस्पॉन्सेस को एग्रीएबल बनाने के लिए, यानी कि आपको वह रिस्पॉन्स जो है स्वीकार्य लगे, इसलिए वह अपने रिस्पॉन्स को अलाइन करेगा यूजर की एजम्पशंस के साथ, भले ही वो इनकरेक्ट ही क्यों ना हो, हार्मफुल ही क्यों ना हो। इसलिए आप पाएंगे कि एआई के उत्तर आपसे सीधे सीधे टकराते हुए आम तौर पर नहीं होते। ये एक किस्म का डिजिटल चापलूस है। ये जो चापलूसी का व्यवहार है, वैलिडेशन, आपसे वैलिडेशन की चाह, यूजर का एग्रीमेंट की चाह, ये आपको तमाम एआई मॉडल्स में, एलएलएम्स में दिखाई देता है। ये भी एक बायस है। आप सोच के देखिए ना कि आप उससे कुछ पूछ रहे हैं और वह आपको सच बताने के बजाय वह बता रहा है जो आपको पसंद आएगा। ये वैलिडेशन बायस आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये आपको कई सारे, इसको लेकर आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे। तमाम आपको पेपर्स भी दिखाई देंगे, पब्लिश्ड पेपर दिखाई देंगे, जो बताते हैं कि एआई को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एआई वैलिडेशन बेंचमार्क जो है उनको फॉलो करता है। कई बार ये वैलिडेशन बेंचमार्क जरूर कल्चरली अलाइन होते हैं। ऐसा कई बार हो सकता है कि वो वेस्टर्न सेंट्रिक दिखाई दें। ऐसा हो सकता है कि वे उन देशों के पक्ष में दिखाई दें जिन देशों से इस डेटा को ट्रेन किया गया है, एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया गया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वैलिडेशन बायस तमाम एआई मॉडल्स में दिखाई देता है। अगला बायस है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन बायस। बहुत आसान सी बात है कि जब कोई डेटा, जिस डेटा से ट्रेन हो रहा होता है एआई, तो वह रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। जिस डेटा से, आप सोच के देखिए ना कि एआई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अगर पश्चिम में बन रहे हैं तो ज्यादा संभावना क्या है, जिस डेटाबेस को वो ले रहे होंगे उस डेटाबेस में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व तो शायद कम होगा। यानी कि अब कुल मिला के उसका जो भार है, कल्चरल भार, वह पक्ष में हो जाएगा पश्चिमी सांस्कृतिक संदर्भों को लेकर। यानी कि जो डेटा है वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं है, ट्रेनिंग डेटा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं है। ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है जब आप ऐसे मॉडल्स को देखते हैं, जैसे मसलन फेशियल रिकॉग्निशन में एआई। आप देखेंगे कि चूंकि तमाम ट्रेनिंग लाइट स्किन जो लोग होते हैं, जो श्वेत किस्म के लोग होते हैं, जिनके चेहरे बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के नहीं होते, मेरे जैसे चेहरे जिनके नहीं होते, आप पाएंगे कि उनके लिए तमाम डिटेल्स जो हैं वो आसानी से पहचान ली जाएंगी। लेकिन कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, कोई बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का व्यक्ति है, फेशियल रिकॉग्निशन मॉडल वहां पर अक्सर फेल हो जाएंगे या उतने सफल नहीं होंगे। सफलता की दर अलग अलग होगी व्हाइट स्किन और डार्कर स्किन को लेकर। कहां से आया? क्योंकि जो डेटा, ट्रेनिंग डेटा था, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। उसमें व्हाइट लोग ज्यादा थे, ब्लैक लोग कम थे। ऐसा ही डेटा, ऐसी ही चीजें आपको अन्य पक्षों में भी दिखाई देंगी। तो एआई में ये सिलेक्शन बायस दिखाई देता है। इसके शानदार एग्जाम्पल्स हैं और इसके खतरनाक एग्जाम्पल्स हैं। अगर सामान्य स्थिति में एक ही तरह के 2 या 2 से ज्यादा किस्म के रिज्यूम जाएं और एआई को चुनना हो कि इनमें से किसे इंटरव्यू के लिए बुलाना है, तो कैसे तय होगा?
तब वो सिलेक्शन बायस से तय होगा, क्योंकि उसे दो में से एक चुनना है। ज्यादा संभावना होगी कि वह उन लोगों को चुनेगा जिन लोगों के नाम में एक पर्टिकुलर सरनेम है, जिनकी तस्वीरों से पता लगता है कि वो किस किस्म की श्रेणी से आते हैं। और पश्चिम में ये बार बार देखा गया। एआई के आधार पर चुने गए जो रिज्यूम्स थे, एआई के आधार पर जो बायोडाटास को चुना गया इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए, वो अनरिप्रेजेंटेटेड थे। उसमें उन्होंने देखा कि व्हाइट लोगों को ज्यादा कॉल जा रही थी बराबर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद बनिस्बत ब्लैक लोगों के। इसका बहुत आसान सा उदाहरण जब हाल फिलहाल में मेरे उस वीडियो पर बहुत विवाद चल रहा था तब आया। तब कहा गया कि किसी से पूछा कि बताइए, आप अपने आप कल्पना करके बताइए कि एक डॉक्टर है, उसके उस डेटा उसका क्या नाम होगा, उसकी प्रोफाइल बनाइए, और उसमें उस डॉक्टर का नाम एक सवर्ण नाम था, शर्मा था। कहां से आता है ये बायस? उस ट्रेनिंग, उस सिलेक्शन से आता है। उसके पास, एआई के पास ये गुंजाइश है कि वह चुन सकता है कि वह डॉक्टर दिखाने के लिए जाटव को चुनेगा या शर्मा को चुनेगा, लेकिन जो तमाम डेटाबेस है वो बताता है कि शर्मा के होने की संभावना ज्यादा है और उसी से वैलिडेशन मिलने की गुंजाइश भी थोड़ी सी ज्यादा ही है। इसलिए आप पाएंगे कि वह उसे चुन लेगा जो दरअसल पहले से अनरिप्रेजेंटेड डेटा को दिखाता है। ये सब तो डेटाबेस से आया हुआ बायस है, लेकिन जब हम एआई के बायस की बात करते हैं तो सारा बायस जो है वो डेटाबेस से नहीं आता। सारा बायस इतना निर्दोष नहीं होता कि हम क्या करें, पहले का साहित्य इस प्रकार का था, उसके आधार पर आया। एल्गोरिथम बायस भी होता है, इसका मतलब डेटाबेस से अलग एल्गोरिथम बायस की बात की जा रही है। ये वह बायस है जबकि एल्गोरिथम अपने आप में ही फेवर या डिस्क्रिमिनेट करती हुई दिखाई देती हैं डिजाइन फ्लॉज को लेकर, चाहे इंटेंशन रही हो या ना रही हो। ध्यान रखिएगा, इसके लिए कतई जरूरी नहीं है कि जो एल्गोरिथम्स लिख रहा है, जो कोडिंग लिख रहा है, उसके मन में एक्सप्लिसिट बायस हो। बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार वो एक्सप्लिसिट ना होते हुए भी डिजाइन फ्लॉ उसी तरीके से आएगा कि वह बायस होगा एल्गोरिथम में कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। उदाहरण के लिए अगर मानकर चलिए कि अगर हमें एक एआई मॉडल बनाना है जो कि हेट स्पीच को डिटेक्ट करता है, यानी कि सुनता है और उसके आधार पर बताता है कि कौन सी स्पीच हेट स्पीच है और कौन सी स्पीच हेट स्पीच नहीं है, तो वह कौन सी डायलेक्ट्स को चुनेगा हेट स्पीच में होने के लिए, यह बराबर नहीं होगा तमाम किस्म की चीजों को लेकर। हो सकता है कि अंग्रेजी में वह कई चीजों को माफ कर दे, जबकि अगर हरियाणवी डायलेक्ट में कोई बात हो रही है या भोजपुरी डायलेक्ट में कोई बात हो रही है तो इस बात की गुंजाइश है कि वह उसे हेट स्पीच की तरह चुन ले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने किया है, मैंने अभी तक इसकी जांच नहीं की है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एल्गोरिथम बायस किस तरीके से काम कर सकता है उसे बात की जा रही है। ऐसा आपको कई जगह दिखाई देता है जब अगर मान लीजिए एसआईआर के मामले को देखें कि अगर ये चुनने की कोशिश की जा रही है कि कौन से नामों को, अगर एआई द्वारा ये चुनने की कोशिश की जा रही है कि कौन से नामों में गलती होने की संभावना ज्यादा है, कौन से नामों में इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि इनका जो वोटर आइडेंटिटी है वो सही होगी कि नहीं होगी, तो एआई वहां पर गलतियां कर सकता है। वो धार्मिक नामों के आधार पर चुन सकता है, क्षेत्रीय नामों के आधार पर चुन सकता है, या सरनेम के आधार पर ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। तो यह एल्गोरिथम बायस है। ये कॉन्शियस भी हो सकता है और कई बार ये अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसके आगे अगर हम और चीजों को समझने की कोशिश करें तो इन एआई बायसेस के सोर्सेस को देख सकते हैं। डेटा से हमने पहले बताया, डेवलपमेंट से दूसरा बताया और इंटरैक्शन से तीसरा बताया। डेटा मतलब जिस डेटाबेस पे पूरा का पूरा एआई मॉडल खड़ा है उसमें जो बायस हैं वो एआई में आ जाएंगे। जिन एल्गोरिथम्स के आधार पर उन डेटाबेस में से चीजों को लेकर फैसले करने हैं उनके आधार पर जो बायस आएंगे वो एल्गोरिथम वाले बायस होंगे। दूसरा सोर्स हुआ। और तीसरा सोर्स हुआ कि जब बन चुका मॉडल, पूरी तरह से मॉडल बन चुका है, जिस समय मॉडल इंटरैक्ट कर रहा है अपने यूजर के साथ, उस समय यूजर को प्रसन्न करने के लिए, उसको वैलिडेशन देने के लिए, या वह क्या सुनना चाहता है, इसलिए जब आप अपने मॉडल को स्क्यू करते हैं, अपने मॉडल को बदलते हैं ताकि यूजर जो है और ज्यादा इस्तेमाल करे। अल्टीमेटली तो किसी भी एआई मॉडल की का जो उद्देश्य है वो यही है ना कि यूजर उससे प्रसन्न हो और उसका और ज्यादा इस्तेमाल करे। तो इंटरेक्शन के लेवल पर तीसरा स्रोत है जहां पर यह बायस आ सकता है। अलग अलग स्टडीज बताती हैं कि ये बायसेस, मजेदार बात है कि तीनों स्तर पर आ सकते हैं और कई बार ये तीनों तरह के बायस समाज में जो पूर्वाग्रह और बायस हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर पहले स्टेप पर वंचित वर्ग के खिलाफ बायस होने की संभावना है, दूसरे स्तर पर भी वंचित वर्ग के ही खिलाफ बायस होने की संभावना है, और तीसरे यूजर के स्तर पर भी वंचित वर्ग के ही खिलाफ बायस होने की संभावना है। और ये इसका मतलब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया अगर आप इन बायसेस को समझते हैं। इसलिए आपको समझ में आएगा कि पश्चिम में ब्लैक्स के खिलाफ बायस आपको तमाम जगहों पर दिखाई देगा,
वो यूजर रिएक्शन में भी दिखाई देगा, वो फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर किसी अपराधी मानकर रोका जा रहा है प्रोफाइलिंग में, वहां भी दिखाई देगा, और यूजर से जब वो बातचीत कर रहा है तब भी दिखाई देगा। डेटाबेस में तो खैर दिखाई देगा ही देगा। और अगर वहां पश्चिम में अगर ये ब्लैक्स के खिलाफ होगा, तो आप इसकी तुलना करके बता सकते हैं कि भारत के मामले में ये किन के खिलाफ होगा। और ये बायस एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेस के आधार पर। क्या महत्व है, मैं क्यों इस पर इतना इंसिस्ट कर रहा हूं, मैं क्यों तैयार हूं इतना विरोध और गालियां खाने के लिए? क्योंकि इसके समाज के लिए इंप्लीकेशंस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, भविष्य में बहुत सारे फैसले एआई लेने वाला है। बहुत छोटे छोटे फैसले, किसको चालान देना है, किसको चालान नहीं देना है से लेकर किसे नियुक्ति के लिए बुलाना है, किसे नियुक्ति के लिए नहीं बुलाना, और डेमोक्रेसी में किसे वोट देने देना है और किसे वोट देने नहीं देना है। इस तरह के तमाम फैसले जो हैं वो एआई द्वारा होने वाले हैं। अगर ये इस आधार पर तय होने लगे कि किसकी चमड़ी का रंग कैसा है, तब कितना खतरनाक बात है। आप देखिए कि एआई इस्तेमाल हो रहा है फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस में, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस में जो उसका डेटाबेस है वो फेयर स्किन लोगों के हिसाब से डायग्नोसिस तैयार हुआ है। जब आप मान लीजिए स्किन कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह मॉडल जो कि पश्चिम के सफेद चमड़ी वाले लोगों, गोरी चमड़ी वाले लोगों के हिसाब से डायग्नोसिस किट बनाता है और भारत उसे इंपोर्ट कर लेता है। तो भारतीय डार्क स्किन लोग जो हैं वो जब इलाज के लिए जाएंगे तो या तो मिस डायग्नोस होंगे या फिर अंडर डायग्नोस होंगे, क्योंकि वहां एक बायस है, डाइवर्स स्किन टोन्स के लिए उसे तैयार नहीं किया गया है। जब तक आप इन बायसेस को अलग करने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपको मेडिकल साइंसेस तक में परेशानी होगी। और सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया, डेमोक्रेसी के बारे में मैंने बताया, ये तमाम जगह पर दिखाई देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, चाहे वो क्लाउड हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, इनमें भी दिखाई देता है। क्या इसका मतलब यह है कि ये बात मैं पहली बार बता रहा हूं? जिन लोगों को एआई इस्तेमाल करते हैं उन्हें नहीं पता कि बायसेस हैं? उन्हें पता है। क्या वे इसको दूर करने की कोशिश नहीं करते? हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि वो उन्हें दूर करने की कोशिश भी करते हैं। दे ट्राई टू डू बायस मिटिगेशन। इनफैक्ट बायस मिटिगेशन किसी भी एआई डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, होना ही चाहिए। वो कितना कर पाता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। एआई डेवलपर्स और यूजर्स के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एआई डेवलपर हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इस बायस को मिटिगेट कर सकते हैं, इस बायस को दूर कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप पहले मानेंगे कि इसमें बायस होने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले तो आपको इस डिनायल से बाहर आना होगा। इसमें कई सारे एथिकल समस्याएं हैं, इसमें कई सारी लीगल समस्याएं हैं, इसे भी समझना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसका ध्यान रखें। तो अगर आप एआई डेवलपर हैं या यूजर हैं, दोनों ही स्थिति में आपको इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सेज में बायसेस की संभावना है। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको उसको मिटिगेट करने के लिए प्रावधान एल्गोरिथम्स में ही करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप केवल यूजर हैं तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को अंतिम मानने से पहले उसकी परीक्षा इस बात के लिए करें कि क्या इसमें किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी लैंगिकता के खिलाफ, किसी क्षेत्र के खिलाफ, किसी राष्ट्रीयता के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बायस तो नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम मिटिगेशन ऑफ एआई बायस को किसी भी एआई डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, और यह केवल मशीन पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें आपको ह्यूमन ओवरसाइट की आवश्यकता पड़ती है, और यह बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक होता है, और पहली बार नहीं हो रहा। पहले इस बात को समझिएगा, मैंने जब पीएचडी में अपना शोध किया तो मेरा रिसर्च जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में था, इतिहास दर्शन पर था। और उस दौरान मुझे बड़ी रोचक बात पता लगी। इस बात पर बार बार चर्चा होती थी कि क्या वजह है कि हमें दलित साहित्य की रचनाएं मिलती ही हैं आधुनिक काल में आकर, उससे पहले दलित क्यों नहीं लिख रहे थे? हिंदी साहित्य में दलित साहित्य आप देखेंगे कि आधुनिक काल से पहले दलित साहित्य रचनाकारों की रचनाएं ना के बराबर मिलती है। फिर मैंने जब साहित्य के इतिहास की उस प्रक्रिया को देखा जिसके तहत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, और इस रिसर्च में काफी समय लगा, तब हमने पाया कि ये सारा का सारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन नागरिक प्रचारिणी सभा के उस डेटाबेस पर आधारित था जो उन्होंने शुरू किया था, जिसे उन्होंने कहा पांडुलिपि संकलन योजना। ये एक ऐसी संकलन योजना थी जिसमें कि लोग घरों गांवों तक जाते थे और किसी के पास भी गांव में पुरानी पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, तो उसे इकट्ठा करते थे, और बाद में इस मैन्युस्क्रिप्ट की रिपोर्ट्स पब्लिश हुई और उनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने ये देखने की कोशिश की कि वे कौन से लोग थे जो डेटाबेस के इकट्ठा कर रहे थे। और जब हमने उन डेटाबेस इकट्ठा करने वाले लोगों के नाम, स्पेशली सरनेम देखे, तब समझ में आया कि उन्हें दलित साहित्य की रचनाएं क्यों नहीं मिल रही थी।
ये सारे के सारे उच्च जाति के लोग थे, गांवों में जा रहे थे। आप सोच के देखिए उस समय में अगर वो गांव में जाएंगे तो किसके घर में रुकेंगे, कहां से उनको मैन्युस्क्रिप्ट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। स्वाभाविक तौर पर ये सारी की सारी प्रक्रिया उस सवर्ण प्रजननवाद वाली प्रक्रिया थी। वे जाते थे गांवों में, जाकर वहां के पंडित जी के यहाँ रुकते थे। पंडित जी के पास पुरानी कोई पड़ी हुई पांडुलिपि होती थी तो वो देते थे, जिसकी या तो नकल मिल जाती थी या ओरिजिनल मिल जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं एक बायस आया उस डेटाबेस में, जिसमें पता लगा कि आधुनिक काल से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की जो जो रचनाएं थी वो सारी की सारी रचनाएं क्यों सवर्णों की दिखाई दे रही थी, क्योंकि डेटाबेस कलेक्शन में बायस था। ये अगर एक छोटे से केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के स्तर पर हो सकता है, तो सोचिए कि जब पूरे के पूरे दुनिया के बारे के ज्ञान पर हो रहा होगा, तब ये बायस एक्सेंचुएट होकर कितने बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये जो बैलेंस है जिसकी जरूरत है, ये जो बायस रिमूवल की जरूरत है, और ध्यान रखिएगा दोनों स्तर पर जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल ये कह रहा हूं कि एआई बनाते समय इसका ध्यान रखिए, एआई इस्तेमाल करते समय भी ध्यान रखिए। जब आप एआई इस्तेमाल करते हैं और कई बार आप उस एआई का इस्तेमाल, एआई के से निकले हुए रिस्पॉन्सेज का इस्तेमाल बाकी की पब्लिकेशंस के लिए, अपने वीडियो बनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए करते हैं, तब कई बार आप उस बायस को और ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे होते हैं जो एआई के उस रिस्पॉन्स में निबद्ध होता है। इसलिए अगर आप सचेत रूप से ध्यान रखिएगा, बायस रिमूवल एक अनायास प्रक्रिया नहीं है, बायस निर्माण एक अनायास प्रक्रिया है। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, जब हम कहते हैं कि कोई पूर्वग्रह निर्मित हुआ, तो पूर्वग्रह निर्मित होने की प्रक्रिया अनायास होती है। जरूरी नहीं है कि आपने तय कर रखा हो कि मैं दलितों के खिलाफ लिखूंगा या सोचूंगा, नहीं। आपका बायस अपने आप बन सकता है क्योंकि सामाजिक ट्रेनिंग है बनने का, लेकिन बायस का रिमूवल, पूर्वग्रह को निकालना, यह अनायास नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सचेत और सायास प्रयास करना पड़ता है। इट कैन ओनली बी कॉन्शियस। सो बायस मिटिगेशन हैज टू बी अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड यू विल हैव टू इन्वेस्ट हेवीली इन इट, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। अगर आप ये तय नहीं करते, आप बायस रिमूवल का काम भी एआई को ही सौंप देते हैं। आप एआई के किसी मॉडल से कहते हैं कि आप ये बनाइए और इसमें से बायस निकाल दीजिए, ध्यान रखिएगा यह बायस को निकालने की बजाय उस बायस को मैग्नीफाई कराएगा, क्योंकि जिस मॉडल से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बायस को निकालेगा, वह मॉडल में ही बायस निहित है। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में हमने जो चीज समझी वह है कि एआई बायस जो है, एआई में जो बायस है, एआई में जो पूर्वग्रह हैं, एल्गोरिथम का पूर्वग्रह, डाटा सेट का पूर्वग्रह या इंटरेक्शन का पूर्वग्रह, वह मॉडल्स की एक बड़ी सीमा है। और जब तक आप सचेत रूप से, पहली बात डिनायल से बाहर आएंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये बायस एग्जिस्ट करता है, और दूसरा कॉन्शियस प्रयास करेंगे कि इस बायस को कम करें, यदि संभव हो तो खत्म करें।